दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ही ज्ञान पर। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अब आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन आ रही है, तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर कुछ बीए के बारे में बताइए कि कैसे हम उसको जो है मतलब एग्ज़ाम को जो है अटेम्प्ट करेंगे और आपको कैसे स्टडी करनी है और एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए या सब्जेक्टिव हो गए, तो किस तरह से आपने मतलब उनको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आर्ट्स के रिगार्डिंग, कॉमर्स या आप कंप्यूटर साइंस में है या आप लाइब्रेरी मतलब जो कोर्स है उसमें है, तो आपने किस तरह से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है, कितनी आपने शीट भरनी है, कितने वर्ड्स आप लिखेंगे, किस तरह से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिले और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे मिस ना हो। क्योंकि दोस्तों, जो इस बार जो एग्ज़ाम है, वो जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है वो 2 टाइप्स का है। एक में एमसीक्यू और सब्जेक्टिव है और एक में जो है प्योर सब्जेक्टिव है। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, जब आपकी कोई भी जो भी यूनिट है आपकी, जैसे फर्स्ट यूनिट है, जब आप इसको पूरा रीड करेंगे, जब आप नीचे लास्ट में आएंगे बॉटम में, तो वहाँ पे सेल्फ असेसमेंट करके एक मतलब पोर्शन रहता है। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी होते हैं और कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी होते हैं, तो आपने उनको भी जो है रीड करना है। तो वहाँ से आप एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्टिव आप क्वेश्चन लिखेंगे वो किस तरह से आप अटैम्प्ट करेंगे, वो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ, जैसे पिछली बार हमने किया था। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको ब्लैंक जो है शीट लेनी है A4 साइज की। इसको आप मतलब लाइन में भी ले सकते हैं, अगर लाइनदार है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ब्लैंक है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने A4 जो साइज़ की जो है शीट ले ली। लेने के बाद तो अभी क्वेश्चन रहेगा, सर कितनी शीट भरें। देखिए, हर एक क्वेश्चन का ना अपना एक नेचर होता है ना। क्वेश्चन जो आप अटैम्प्ट करते हो, उसका जब आप आंसर देते हैं, तो हर एक का ना अपना एक सिस्टम होता है। मतलब कि जैसे अब स्टडी हब इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स का अगर मैं पेपर की बात करूं, इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन होगा उसको आप हिस्ट्री के क्वेश्चन की तरह अटैम्प्ट नहीं कर सकते, है ना। अगर मैं आईटी की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर साइंस में आ गया कोई क्वेश्चन, तो उनका जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो हमें देखना पड़ता है कि हमें कितने पेजेज उसमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूं अभी आपको। देखिए, जैसे अभी सबसे पहले जो है बात मैं कर लेता हूं आर्ट्स की। तो अगर आर्ट्स की हम बात करें, तो यहाँ पे जो जो सिलेबस रहता है वो थोड़ा लेंथी रहता है, मतलब है ना। जो सिलेबस रहेगा लेंथी रहेगा, और आपको यहाँ पे जो है मैक्सिमम लिखना पड़ता है। ठीक है, मैक्सिमम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे जब आपको मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, तो कम से कम देखिए, अब सिलेबस कैसा है, एमसीक्यू है प्लस सब्जेक्टिव है ना। तो सब्जेक्टिव यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर प्योर सब्जेक्टिव है तो फिर 15 मार्क्स का, जो मतलब 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, जब हम 10th या +2 में भी पढ़ते थे ना, 10th या 12th में, तो वहाँ पर जब हम अपना कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जो कि 10 मार्क्स का होता था या 8 मार्क्स का होता था, तो हम उसके लिए कम से कम भी 200 से 300 जो है वर्ड्स लिखते थे, है ना। अगर आपको याद हो तो लिखते थे। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम है। देखिए, यहाँ पर जब 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो कम से कम भी हमको 300 से 400 जो है वो वर्ड्स लिखने हैं, और अगर 15 मार्क्स में है तो इसको आप 500 तक ले जाइए। ठीक है, और कम से कम भी 4 to 5 जो है आपकी यहाँ पे शीट जो है आपकी फिल होंगी, यानी कि 3-4 तो बिल्कुल कॉमन है ही है। मतलब 3 या 4 शीट तो नॉर्मली हो ही जाती हैं। शीट का मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 1 2 3 4 और आगे पीछे मिला के ये 8 शीट बन गई, ऐसे नहीं मैं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ जैसे एक पेज का फर्स्ट, फिर उसके पीछे, यानी कि अगर 2 शीट मान के चलिए आप, तो पेज कितने हो गए इसमें, 4 पेजेज हो गए, है ना। तो आगे पीछे के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। कभी आप सोचो कि सर बोल रहे हैं कि 8 सीट भरो, ऐसा नहीं है। आपको मतलब पेजेज भरने हैं। जैसे अब आपका जो A4 साइज की शीट होगी, उसका एक पेज फर्स्ट हो गया, फिर उसके पीछे पेज सेकंड हो गया,
फिर नेक्स्ट पेज आपने उठा लिया, फिर 3, फिर 4। तो इस तरह से 4 से मतलब 5 पेज आपको लिखने होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए आर्ट्स का जो सिलेबस है वो लेंथी होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है, ठीक है। चाहे देखिए इंग्लिश में तो नहीं करनी पड़ेगी आपको इतनी एक्सप्लेनेशन, अगर ग्रामर आ गई तो उसमें तो टू द पॉइंट बात होगी। लेकिन अगर आप हिस्ट्री की बात करें, हिंदी की बात करें हम, या कोई स्टोरी आ गई, कोई इंग्लिश में भी स्टोरी आ गई, तो हमें अच्छा लिखना पड़ेगा उसके अंदर, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आराम से 3, 4, 5 शीट जो हमारी आराम से लिखी जाएंगी, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपने अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपने अपने एग्जामिनर का जो है ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और अच्छा लिखना है, और आपको वो अच्छे मार्क्स दे जो एग्जामिनर है, तो वो किस तरह से क्या नोटिस करेगा। तो मैं आप सभी के लिए है, ये सिर्फ आर्ट्स के लिए नहीं, ये सभी के लिए कॉमन है कि आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले मान लीजिए मैं आर्ट्स का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आपको धर्मनिरपेक्षता के बारे में लिखने के लिए आ गया, ठीक है, या फिर आपको गुट निरपेक्षता के बारे में लिखने के लिए आ गया, या आपको कोई भी हिस्ट्री का टॉपिक आ गया, पॉलिटिकल का आ गया, पॉलिटिकल में आ गया संविधान के बारे में लिखिए, कुछ भी ऐसा टॉपिक आपको आ जाए, तो हमने किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है। क्योंकि दोस्तों जो आपने देखा होगा ना, अच्छी पैकिंग होती है ना, बड़ा पैकिंग को ही हम ऐसे मतलब पसंद करते हैं देख के कि क्या बात है, कि क्या मतलब पैकिंग है, क्या प्रेजेंटेशन है। तो उसी तरह से ना अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होती है ना, मतलब जो मेन जो हमें आता है क्वेश्चन और उसका जो फोकस हमने करना होता है मतलब एग्जामिनर का अपनी तरफ, तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले आप क्या करना, आप उस क्वेश्चन का जो है, तो देखिए हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग बनाने के बाद जो प्रस्तावना होती है, जो इंट्रोडक्शन होती है, उसको आप सबसे पहले लिखिए कुछ वर्ड्स में, जैसे 50 वर्ड्स लिख दीजिए उसके बारे में, स्टार्टिंग में जो भी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है कर दी। इसको करने के बाद फिर आपने क्या करना है, देखिए अगर सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है, डायग्राम। डायग्राम में ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होती है, मतलब ये क्या होती है, डायग्राम में ग्राफिकल जो है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है ना। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से ज़्यादा समझ में आता है, ये तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो ये वरदान है बिल्कुल, कि कैसे वो अपना मतलब प्रोसीजर पूरा समझाते हैं। या मैनेजमेंट है तो उसमें जैसे साइकिल चलते हैं, है ना, कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो उनके लिए तो बिल्कुल ये वरदान है, ठीक है। तो उन्होंने तो डायग्राम बनाना ही बनाना है। अगर आप किसी और आपके भी जो है आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं, चाहे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी है, तो जैसे अब टेंस के बारे में आ गया उनको, तो टेंस में भी बनेगा तो है ही ना डायग्राम इस तरह से, कि पास्ट टेंस है जी, प्रेजेंट टेंस है जी, फ्यूचर टेंस है। तो इस तरह से आपको भी बनेगा। अगर हिंदी आ गई, संज्ञा के बारे में आ गया कि संज्ञा बताइए, कारक बताइए, सर्वनाम बताइए, तब भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए आ गया कि स्ट्रक्चर समझाइए, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना, तो वो बनाएंगे उसको, उसके बारे में डिटेल जो है वो देंगे। तो सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन दे दी। इंट्रोडक्शन देने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपने कोशिश करनी है कि जो मेन पॉइंट्स है ना, तो शीट आपकी कैसे भरी जाएगी, इससे आपकी शीट भी भर जाएगी और एग्जामिनर को अच्छा भी लगेगा। तो पॉइंट्स सबसे पहले किस तरह से बनाएंगे, पॉइंट थोड़ा सा अलग तरीके से बनाइए। एक शीट आपने ले ली है 4 की, इस तरह से एक आपने बॉक्स बना लीजिए, बना लिया, उसमें आप इस तरह से बना लिया 1 2 3 4 5 पॉइंट्स इसके बीच में लिखिए, कैपिटल में पॉइंट्स लिख दीजिए, अपने लिख दिया आपने। इससे हुआ क्या, आपकी इंट्रोडक्शन हो गई फर्स्ट पॉइंट पे, उसके बाद आपका डायग्राम उसने देख लिया, डायग्राम में मैंने मेरे पॉइंट्स उसने देख लिए एग्जामिनर ने। फिर आप क्या करेंगे, शीट कैसे भरी जाएगी, फिर आगे जो है इन्हीं पॉइंट्स को आप 1 बाय 1 जो आपने लिखे हैं, धर्म के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, या जो भी आपका पॉइंट है उसको फिर आप एक्सप्लेन भी करेंगे 1 2। तो शीटें भरती जा रही हैं। या फिर आप इसको फिर इस तरह से बना लीजिए, ठीक है, कि धर्म है जी, और इस तरह से पॉइंट्स लिख दीजिए। इससे भी जो है आपकी शीट भर जाएगी। मेन पॉइंट्स एग्जामिनर की नज़र में आ गए, नज़र में आ गए ना, नज़र में आ गए और उसने मेन पॉइंट्स देख लिए, तो उसको ये हो जाए कि हाँ स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है, तो मतलब फिर वो आगे इतना ज़्यादा मतलब ध्यान भी नहीं देते। वो उनको रहता है कि देखिए मेन पॉइंट्स है बिल्कुल करेक्ट है, और अकॉर्डिंग टू मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो है, जो जो ये पॉइंट्स है वो स्टूडेंट ने जो है बताए हैं, एक्सप्लेन उनको किया है आगे, तो वो देखते हैं और अच्छे मार्क्स आपको देंगे। तो मतलब पेंसिल वर्क आपने ज़रूर करना है, चाहे कंप्यूटर साइंस वाले तो इस बात को ध्यान से समझ लें, और मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट है वो भी इस बात को ध्यान से समझ लें कि आपको मतलब डायग्राम से तो समझाने की कोशिश करनी ही करनी है। और आर्ट्स वाले, अगर आपने 500 वर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है ना, शीट आपने भरनी है अच्छी,
तो आपको इसलिए डायग्राम और पेंसिल वर्क का यूज करना पड़ेगा, पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। अगर पॉइंट्स नहीं भी हैं तब भी आप जैसे मर्जी करके उसको बनाइए। दोस्तों एक बार एग्ज़ाम देना है, एक ही बार मार्क्स आते हैं। अब आपका बीए फर्स्ट ईयर है मान लीजिए, अभी यहाँ पे आपका जो है मान लीजिए आपकी परसेंटेज आ गई 61%, अगली बार आपकी आ गई है 70, अगली बार आपकी आ गई है 50, तो इनका जो रेशो निकलेगा वो आपके फाइनल मार्क्स होंगे। तो देखिए लाइफ में हम बार बार तो ना तो बीए करेंगे, ना ही बीसीए करेंगे, ना ही हम लाइब्रेरी कोर्स करेंगे, ना ही हम कॉमर्स करेंगे, ना ही हम एमबीए करेंगे। तो क्यों ना दोस्तों एक बार जोर लगा लिया जाए, है ना, और अच्छी प्रेजेंटेशन करके जो है मार्क्स को जो है लिया जाए, क्योंकि ये चेंज तो होंगे नहीं। अगर यहाँ पे आपके स्कोर बोर्ड पे 70% लग गए ना, तो लाइफ टाइम ये 70% ही चलेंगे, ना तो ये 69 होंगे कभी, ना ही ये 71 हो सकते। जो हो गया सो हो गया। अगर आपको ए ग्रेड मिल गया तो पूरी लाइफ वो ए ग्रेड ही रहेगा, ठीक है, वो कभी भी ए माइनस या ए प्लस नहीं हो सकता। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए, यहाँ वहाँ नेगेटिविटी मतलब मत सुनिए कुछ भी, और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको ध्यान से करना, गलत मत करना। तो आपने अपने एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपने अपने माइंड से भी बनाने हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे आ सकता है। जैसे अभी आ जाएगा कि संज्ञा के आप हिंदी में है जैसे, तो संज्ञा के प्रकार बता दीजिए, संज्ञा कितने प्रकार की है, सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, है ना। इंग्लिश में आ जाएगा, है ना, टेंस ये कौन सा टेंस है, तो जैसे हैव के साथ कौन सी मतलब फॉर्म वर्ब की फॉर्म मतलब इसके साथ लगेगी, या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, है ना। तो इस तरह से मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, विल कहाँ यूज होगा, तो इस तरह से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं ना। तो उनको आपने थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आर्ट्स के अंदर तो ज़्यादातर जो है ग्रामर से ही आते हैं, क्योंकि ग्रामर में टू द पॉइंट बात होती है ना। अब जैसे पूछ लेंगे इनमें से ये संज्ञा कौन सी है, भाववाचक है या वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, तो इस तरह से मतलब थोड़ा आ जाएगा इस एमसीक्यू क्वेश्चन, इस तरह से आ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स मोडाल्स आ गए, जैसे वन वर्ड आ गया, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैंने तो अपनी तरफ से पूरी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप ना ऐसे मतलब कहानी लिख देंगे, ऐसे आपने कहानी लिख दी, इस तरह से कहानी लिख दी ना, तो आपने कोई पॉइंट बनाया ना कुछ बनाया, वो देख लेंगे कि 10 में से बस मार्क्स कुछ आपको खास नहीं देंगे, क्योंकि आपकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो प्रेजेंटेशन है, उसमें दम नहीं है इतना, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जब हम स्टडी करते थे तो मेरा पेपर था एक मेरे ख्याल से डेटा स्ट्रक्चर का था या पता नहीं डेटाबेस का था। तो डेटाबेस था डीबीएमएस शायद, मुझको याद है। तो इसको जो है कहानी की तरह मैंने लिख दिया था, और मुझे याद आज भी उसे मेरी री आई थी, जबकि मेरा एग्ज़ाम बिल्कुल करेक्ट था। मैंने एग्ज़ाम को बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन मैंने ना तो पॉइंट्स बनाए, ना ही मैंने कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी, ना ही मैंने कोई डायग्राम बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, बस सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ना कोई पेंसिल वर्क किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो री आ गई थी। तो बड़ा दुख हुआ था। तो मैं अपने लेक्चरार के पास जो है, मेरे जो प्रोफेसर थे उनके पास गया, उनको मैंने प्रॉब्लम बताई कि सर मैंने इतना अच्छा एग्ज़ाम जो है अटैम्प्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी जो है मुझको री दे दी गई है। तो सर ने जब पूछा कि आपने किस तरह से एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया, तो मैंने बताया। तो उन्होंने काफ़ी मुझको समझाया कि नहीं आपने बेटे गलत किया है, आपको इस तरह से इंट्रोडक्शन देनी थी डायग्राम से, फिर इंट्रोडक्शन उसके बाद एक्सप्लेन करना था क्वेश्चन को, फिर लास्ट में एंडिंग स्टेटमेंट अच्छी देनी थी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब मैटर करती हैं, क्योंकि हम ग्रेजुएट लेवल पे आ चुके हैं, और एग्जामिनर भी हमसे एक्सपेक्ट करता है कि स्टूडेंट जो है अच्छे से अच्छा लिखे, अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करे, ठीक है। तो दोस्तों ये गलती आप मत कीजिएगा, ठीक है। आपने मुझसे पूछा था किस तरह से एग्ज़ाम करें, कैसे एमसीक्यू पढ़ें, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और ये सब पे एप्लीकेबल है हर एक कोर्स के लिए, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है, अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस देना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोई अकेला ज्ञानी नहीं हूँ, ठीक है। आपके पास भी कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी। कुछ ऐसे भी होंगे जो मेरे से भी सीनियर हैं, जो अभी स्टडी कर रहे होंगे एलपीयू में, तो वो चाहें तो वो यहाँ पे जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट में। अगर कोई बीए का स्टूडेंट है, अगर वो फिर भी मेरे से बात करना चाहता है पर्सनली भी, मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मुझे कॉल कर ले, और मैं बात कर लूँगा आपके साथ, और आपके डाउट ले लूँगा और उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों गलत करने से अच्छा है पूछ लीजिएगा, मैं आपको मतलब एक्सप्लेन कर दूँगा, कोई ऐसी बात नहीं। और दोस्तों ये है कि आपने इतना सपोर्ट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट तक जो है आपका फ्रेंड है उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, उनको भी कुछ नॉलेज मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी है तो ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो मत कीजिएगा, ये तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैं फिर से आपके लिए कोई ना कोई अच्छा जो है टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय, और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप कीजिए।